हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जी भाई के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि यानी कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। उस ध्वनि के टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जैसे कि अ आ इ ई उ ऊ क ख आदि। आइए आगे चलते हैं। आपको बताया गया कि उच्चारित ध्वनि को जब लिखकर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। हिंदी में इन वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। यही भाषा की लघुत्तम इकाई है। अब चलते हैं वर्णमाला क्या है। मानक देवनागरी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला दोनों एक ही हैं। देखिए, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। और स्वर, मूल स्वर होते हैं 11, जिनके अंतर्गत आते हैं हमारे अ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ ओ आदि। और अनुस्वार ये होते हैं हमारे 2, अंग और अह। कुल मिलाकर हमारे 13 स्वर होते हैं। और व्यंजन हमारे 47 व्यंजन होते हैं। और व्यंजनों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। इनमें से हमारे कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। देखिए, जो स्पर्श व्यंजन है इन्हें भी 5 भागों में बांटा गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखिए, अंतस्थ व्यंजन क्या है, य र ल व। और ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं स स स ह। इन्हें ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से थोड़ी सी ऊष्मा निकलती है, यानी कि गर्म हवा निकलती है। और इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। इस संयुक्त व्यंजन क्या होता है, जब कोई दो या तीन अक्षरों से मिलकर कोई एक वर्ण बनता है तो वहां पर संयुक्त व्यंजन होता है। लेकिन हिंदी देवनागरी लिपि में यहाँ पर केवल 2 अक्षरों से मिलकर ही एक संयुक्त अक्षर बनता है। जैसे कि क और स से मिलकर के छ बना है, और ता और र से मिलकर के त्र बना है, और ज और य से मिलकर के ज्ञा बना है, और श और र से मिलकर के स्र बना है। उसके बाद आते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन के अंतर्गत क ख ग च झ फ और य, ये सभी व्यंजन आते हैं। उसके बाद आते हैं हम हिंदी वर्णमाला पूरा डिटेल में। आइए, यहाँ पर इसकी परिभाषा। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। और पहले स्वर्ण वर्णों, स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। और मूल स्वर होते हैं कुल 44। और इसमें 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। और इन कुछ अक्षरों को छोड़कर
या हम कह सकते हैं कि कुछ वर्णों को छोड़कर अंग और अह, ड, ढ, छ, त्र, ज्ञ, स्र इन सबको छोड़ करके कुल 44 मूल वर्ण होते हैं। और उसके बाद आता है उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण। उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण होते हैं हमारे 47 यानी कि 47। इसमें से हमारे 10 स्वर होते हैं और 37 व्यंजन होते हैं और कुल मिलाकर 47 उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण होते हैं। और इनमें से हम छोड़ देते हैं स्र, अंग, अह, ड और ढ को छोड़कर ये हमारे 47 उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण बचे हैं। इसके बाद आता है हमारे कुल वर्ण। कुल वर्ण हमारे 52 होते हैं। पूरी वर्णमाला में हमारे 52 अक्षर होते हैं, जिसमें से 13 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन होते हैं। और लेखन के आधार पर भी हमारे 52 अक्षर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं और 13 स्वर 39 व्यंजन होते हैं। और मानक वर्ण भी यही है, 52 अक्षर और 13 स्वर 39 व्यंजन। उसके बाद आता है हमारा मानक देवनागरी वर्णमाला। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। जैसा कि अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब हिंदी में स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हों वे स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो यानी कि बिना किसी और वर्ण की सहायता के हो, और उन वर्णों की सहायता से व्यंजनों के उच्चारण में सहायता मिलती हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर संख्या में कुल 13 है। अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, अंग, अ। इसके बाद आता है उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं। अ, आ, इ, उ, सॉरी अ, इ, उ और री। कुल मिलाकर ये 4 होते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, आसान सी ट्रिक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ह्रस्व स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर हिंदी में 7 हैं। आ, इ, उ, ए और ओ और ओ। कुल मिलाकर हमारे ये 7 स्वर हैं। कौन से? दीर्घ स्वर। और इनके अंतर्गत विशेष दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है। ठीक है, ये नोट पॉइंट में याद रखना। इसके बाद आता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, यानी कि दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को दूर से बुलाते हैं तो प्लुत स्वरों का उपयोग हम ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। किसी को भी बुलाएंगे जैसे आ और ओम, राम, अगर हम उन्हें
ज़्यादा देर तक यूज़ करेंगे तेज़ आवाज़ में तो इनका यूज़ हम आसानी से कर लेंगे। इनका उपयोग हम लिखने में नहीं करते, इन्हें केवल बोलने में ही करते हैं। इसके बाद आता है जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भेद, और ये स्वरों में ही है। जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भेद। नंबर 1, अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। ये स्वर निम्न हैं: ए, ई, ए और ए। इन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के समय हमारे जीभ का अग्रभाग काम करता है। ठीक है। इसके बाद आता है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। ये स्वर निम्न हैं। यह है आ। इसके अंतर्गत केवल हमारा आ ही आता है, छोटा अ। जब हम आ को बोलेंगे तो हमारी जीभ का मध्य भाग काम करेगा। इसके बाद आता है हमारा पश्च स्वर। इसके बाद आता है हमारा पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी कि पीछे का भाग काम करता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। ये स्वर निम्न हैं: आ, उ, उ, ओ, औ। यानी कि आ, उ, उ, ओ और ओ में हमारे जीभ का पीछे का भाग काम करता है। यानी कि इन शब्दों के उच्चारण में हमारे जीभ का पीछे का भाग काम करता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं संवृत और विवृत स्वर। आइए जाने ये संवृत और विवृत स्वर आदि क्या हैं। पहला है संवृत स्वर। संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सकरा हो जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं: ए, ई, उ। ए, ई, उ को बोलते समय हमारे मुख द्वार थोड़ा छोटा हो जाता है। और अर्धसंवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है। ये संख्या में 2 होते हैं: ए और उ। यानी कि अर्धसंवृत स्वर के उच्चारण में मुख का द्वार कम सकरा होता है, यानी कि कम छोटा होता है। ये संख्या में 2 होते हैं: ए और ओ। उसके बाद आता है विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या है? विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है। ये संख्या में 2 होते हैं: आ और औ। ठीक है। आ और औ बोलेंगे तो हमारा मुख द्वार पूरा खुल जाएगा। आप बोल के देख सकते हैं आ और औ। उसके बाद आता है हमारा नंबर 4 अर्धविवृत स्वर। अर्ध का मतलब ही आधा होता है, तो इसका मतलब कि हमारे जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख आधा खुले वह अर्धविवृत स्वर कहलाएगा। ये संख्या में 4 होते हैं: अ, ए, ओ और औ। ठीक है। चलिए इसके बाद आता है संधि और समान स्वर क्या है। नंबर 1 संधि स्वर। संधि स्वर संख्या में 4 होते हैं। संधि स्वर ए, ओ और औ, ये होते हैं हमारे संधि स्वर। और समान स्वर क्या होता है? समान स्वर संधि स्वरों को छोड़कर सभी शेष स्वर समान स्वर होते हैं। समान स्वरों की संख्या 9 होती है: अ, आ, ई, उ, री, अंग और अह। ए, ओ को छोड़ करके सभी हमारे समान स्वर हैं, और ए, ओ हमारे संधि स्वर हैं। ठीक है।
इसके बाद आती है हमारी मात्राएं। देखिए, मात्राएं तो हम बचपन से सीखते आते हैं, फिर भी आप एक बार नजर लगा सकते हो। एक नज़र में देखिए, यहाँ पर आग के लिए कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आग के लिए एक मात्रा होती है, ये डैश, लेकिन इसे माना नहीं जाता। जबकि आग के अलावा, आग की बिना सहायता के कोई भी अक्षर बोला भी नहीं जाता, व्यंजन का कोई भी अक्षर नहीं बोला जाता। और आना हो तो व्यंजन का कोई भी अक्षर पूर्ण नहीं कहलाएगा। बाकी सबकी मात्राएं होती हैं। आ का, बड़े आ का ये है, ये छोटी से ये मात्रा है। बाकी सब आप जानते हैं। आइए चले आगे चलते हैं। अब चलते हैं व्यंजनों पर। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। व्यंजन संख्या में कुल 39 होते हैं, यानी कि 39 होते हैं। व्यंजनों का अपना मूल स्वरूप इस प्रकार है। देखिए, व्यंजनों का अपना मूल स्वरूप इस प्रकार है। हर एक व्यंजन के नीचे ये हलंत लगा होता है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हलंत लगा हुआ हर एक अक्षर के नीचे, ठीक है। और अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का ये हलंत चिन्ह हट जाता है, तब ये इस प्रकार लिखे जाते हैं क, च, छ। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कोई हलंत नहीं है, ठीक है। व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए जाने हम स्पर्श व्यंजन। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। देखिए, पहला वर्ग है क वर्ग, क ख ग घ घ। दूसरा है च वर्ग, च छ ज छ ञ। तीसरा है ट वर्ग, ट ठ ड ढ ढ़। तीसरा है त वर्ग, त थ द ध न। पांचवा है प वर्ग, प फ ब भ म। इसके बाद आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ निम्न 4 हैं। यह है यह, र, ल, व। उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन निम्न 4 हैं: स, 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 ह। ऊष्म व्यंजन के बारे में अभी हम बता चुके हैं। और संयुक्त व्यंजन भी हम बता चुके हैं। आप पूरा एक बार डिटेल में देख सकते हैं दोबारा। संयुक्त व्यंजन यानी कि मिक्स कॉन्सोनेंट्स। वैसे तो जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 4 को गिनाया गया है। ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। देखिए, ये जो 4 व्यंजन हैं च, ज्ञ, त्र, स्र, इन्हें
इन चारों को ही संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत गिनाया गया है। कहाँ पर? देवनागरी लिपि में। और ये कैसे बने हैं? क और सा को बनाकर छ बना है, ज्या और जिया को बनकर मिलाकर के ज्ञा बना है, और त और रा को बना करके त्र बना है, स और रा को मिला करके स्र बना है। इसके बाद आता है कुछ लोग च, त्र, ज्ञ और स्र को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर ये संयुक्त व्यंजन है, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता। और कहीं कहीं गिना भी जाता है, कहीं कहीं इन्हें नहीं भी गिना जाता। ठीक है। इसके बाद आता है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक ये क्या होते हैं? देखिए, अनुस्वार, इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह यह है, अंकी बिंदी है। जैसे संभव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और संभव को ऐसे भी लिख सकते हैं, और संजय ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, और गंगा ये भी है और ये भी है। ऐसे ही पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण यानी ड, य, न, म, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। यानी कि अभी हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन में, देखा था हमारे 5 वर्ग हैं, पांचों वर्ग का जो अंतिम अक्षर होते हैं तो उन्हें ही हम पंचमाक्षर बोलते हैं। और यहाँ पर उन्हीं के बारे में कहा गया है। इन्हें हम बोलते हैं अनुस्वार, यानी कि अनुस्वार के स्थान पर हम इनका प्रयोग करते हैं। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण क और वर्ग च, ट, त और प में से जिस वर्ग से संबंधित होता है, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए एक बार फिर से समझें। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाले वर्ण का अच्छा यानी कि इन वर्गों के में से जिस वर्ग से संबंधित होता है, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप देख सकते हैं गंगा, तो आप देख सकते हैं गंगा, फिर गंगा को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। चंचल को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, जहाँ पर बाद में आने वाला यानी कि चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग से संबंधित पंचमाक्षर वहां आएगा। जैसे कि का वर्ग का है तो वहां पर पहले है का वर्ग का पंचमाक्षर आया है। और चा कौन से वर्ग का है? चा वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? ज्या। और ऐसे ही अड़ा कौन से वर्ग का है? टा वर्ग का। तो ऐसे ही
तो डा बाद में आने वाला डा है ना, तो अड़ा आएगा। दा के लिए ना आया है और पा के लिए मा आया है। इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। अनुस्वार को पंचमाक्षर में बदलने के लिए देखिए और डिटेल में जाने। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। देखिए क्या कह रहा है। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई अक्षर आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे कि वाङ्मय, अन्य अन्य चिन्मय, उन्मुख आदि शब्द वाङ्मय, अय और चिन्मय, उन्मुख के रूप में नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि इनका अर्थ ही अलग हो रहा है। अगर उसी वर्ग का कोई अक्षर नहीं आ रहा है तो हम इन्हें चेंज नहीं करते, वैसा का वैसा ही लिखते हैं। क्योंकि अगर हम चेंज करते हैं तो उनका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं वाङ्मय, वाङ्मय को हम वाममय नहीं लिख सकते, क्योंकि वाङ्मय और वाममय दोनों में काफी डिफरेंट है, पूरा अर्थ ही अलग हो जाएगा। और देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी लाइन, पंचम वर्ण यदि द्वितीय रूप में दोबारा आए तो पंचम वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे प्रश्न, अन्न, सम्मेलन आदि। प्रश्न, अन्न, सम्मेलन रूप नहीं लिखे जाते। दूसरा है, जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद यरलव आए तो वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। जैसे अन्य, कन्हैया आदि। अगर अनुस्वार के बाद यरलव आए तो अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है, जैसा का वैसा ही रहता है। और यदि यरलव अंतस्थ व्यंजन स स स ह उस व्यंजन से पहले आने वाले अनुस्वार बिंदु के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये व्यंजन किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है, जैसे संशय, संयम आदि। देखिए यरलव अंतस्थ व्यंजन स स स ह ऊष्म व्यंजन से पहले, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। इनसे पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु के रूप का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो संशय, संयम। संशय और संयम में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। संशय, तो इसका अनुस्वार यों का त्यों है। क्यों है? क्योंकि स कौन सा है? ऊष्म व्यंजन है। और अगर ऊष्म व्यंजन आए अनुस्वार के बाद तो और उसके बाद क्या है? उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, इसलिए इन्हें बदला नहीं जाएगा। उसके बाद आता है अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु।
देखिए चंद्रबिंदु क्या है। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिक और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। यह अनुनासिक कहलाता है। जैसे हंसना, आंख। यानी कि जब किसी स्वर का उच्चारण नासिक और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, बिंदु, गोद आदि। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग के कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हंस, हंस और हंस। हंस एक जल पक्षी है और हंस हंसने की क्रिया है। ठीक है। अब आते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या है? महाप्राण सूचक एक स्वर है। ब्राह्मी से उत्पन्न अधिकांश लिपियों में इसके लिए संकेत है। उदाहरण के लिए रामः, प्रातः, अतः, संभवतः आदि में अंत में विसर्ग आया है। विसर्ग अपने आप में कोई अलग वर्ण नहीं है, वह केवल स्वराश्रित है। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह ये तो बिंदु हैं, जैसे अतः, प्रातः। विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर व्यंजन हो तो उसका उच्चारण त्वरित है, जैसा करना चाहिए। और यदि विसर्ग के पहले दीर्घ स्वर व्यंजन हो तो विसर्ग का उच्चारण त्वरित हा जैसा करना चाहिए। विसर्ग के पूर्व अकार हो तो विसर्ग का उच्चारण ह जैसा हो तो हा, और जैसा ओ हो तो हो जैसा, और ई हो तो ही जैसा इत्यादि होता है। पर विसर्ग के पूर्व अगर एकार हो तो विसर्ग का उच्चारण ही जैसा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं केशव, केशव तो हार है। बाला तो बाला यानी कि बड़ा की मात्रा आ रही है ना, तो इसका प्रयोग हम हा में करेंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं अगर बड़े बाला पे बड़े की मात्रा आ रही है जिस पर विसर्ग लगा हुआ है तो हा का उच्चारण भी हम हा में करेंगे, यानी कि बड़े आ की मात्रा में। अगर और केशव में इस पर कोई मात्रा नहीं है, केवल विसर्ग है, तो इसका उच्चारण, इस हा का उच्चारण हम बिना किसी मात्रा के करेंगे, केवल ह बोलेंगे इसे। और जैसे कि जिस किसी भी अक्षर पर कोई भी किसी भी स्वर की मात्रा लगी होगी उसी मात्रा के अनुसार हम उस हा को हम बोलेंगे। जैसे कि भू है तो भोह, तो हो बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे? हो। मति तो ही बोलेंगे, और चक्षु तो हु बोलेंगे, और देवय तो देवय को वह आ रहा है ना, तो ही बोलेंगे। और बड़ी है की मात्रा आ रही है तो ही बोलेंगे, और भूमि में आ रहा है तो हे बोलेंगे। आइए अब चलते हैं हम हलंत पर। ये हलंत क्या होता है? देखिए, जब किसी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है
तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है, यानी कि हल युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है। जैसे विद्या, विद्या में देखिए द आधा है, इसलिए इसको या से जोड़ दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये द है, इस पे ये हलंत लगा है, तो ये पूर्ण वर्ण नहीं है। ये जो अभी मैंने ये डंडा किया है, ये पूर्ण, ये इसे हटा दिया जाएगा। इसे हम केवल इतना ही लिखेंगे अगर ये हलंत है तो। अगर हलंत हटाएंगे तो ये पूर्ण अक्षर है। ये स्वर की सहायता से लिखा गया है। आइए अब देखते हैं पूरी डेफिनेशन। हलंत ब्राह्मी लिपि से व्युत्पन्न लगभग सभी लिपियों में प्रयुक्त एक चिन्ह है। जिस व्यंजन के बाद यह चिन्ह लगा होता है उस व्यंजन में छिपा हुआ असमाप्त हो जाता है। विभिन्न भाषाओं लिपियों में इसके अलग अलग नाम है। देवनागरी में इसे हलंत कहा जाता है और मलयालम में इसे चंद्रकला कहते हैं। ठीक है। वर्णों के उच्चारण स्थान। मुख से, यानी कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान तालिका, मुख के अंदर स्थान पर हवा को दबाने से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। मुख के अंदर 5 भाग हैं जिनको स्थान कहते हैं। इन पांच भागों में से प्रत्येक विभाग में एक एक स्वर उत्पन्न होता है। ये ही 5 शुद्ध स्वर कहलाते हैं। स्वर उसको कहते हैं जो एक ही आवाज में बहुत देर तक बोला जा सके। ठीक है। मुख के अंदर स्थान स्थान पर हवा को दबाने से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। मुख के अंदर 5 विभाग हैं जिनको स्थान कहते हैं। इन 5 विभागों से प्रत्येक विभाग में एक एक स्वर उत्पन्न होता है। यही 5 शुद्ध स्वर कहलाते हैं। स्वर उसको कहते हैं जो एक ही आवाज में बहुत देर तक बोला जा सके। ठीक है। आइए अब देखते हैं तालिका। देखिए स्वर और स्थान, यानी कौन सा स्वर कौन से स्थान से निकलता है। कंठ से ये आ निकलता है। और कौन सा व्यंजन निकलता है कंठ से, क ख ग घ ङ, ये कंठ से निकलते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में से कोई कंठ से नहीं निकलता, उसमें व्यंजन निकलते हैं कंठ से। अब देख सकते हैं ह और अंग, ये भी ऊष्म है। ह और अंग ये भी ऊष्म में आते हैं। और तालु से निकलने वाले हैं। तालु से निकलने वाले स्वर ई व्यंजन है च छ ज झ य। और मूर्धा से निकलने वाले स्वर हैं री और व्यंजन है ट ठ ड ढ और ण। और देखिए तालु से अंतस्थ में यह है, ऊष्म में स है तालु से। ठीक है। और मूर्धा से अंतस्थ में र है, ऊष्म में स है। और दंत स्थान से स्वर में लर है, व्यंजन में त थ द ध न। अंतस्थ में ल है और ऊष्म में स है। इसके बाद आता है
ओष्ठ में स्वर आता है उ और उ, और व्यंजन में आता है प, फ, ब, भ, म। ये होते हैं ओष्ठ व्यंजन। और इधर अंतस्थ और उस में कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद आता है नासिका। नासिका में स्वर तो कोई नहीं आता है, और व्यंजन में अंग और ड, या, ण, न, म, ये सब नासिक कहलाते हैं। और कंठ तालु, इस अंग को हम यहाँ रख सकते हैं स्वर में। ये नासिक स्वर कहा जा सकता है। चलिए, कंठ तालु क्या है? कंठ तालु से कौन सा स्वर आता है? ए और बड़ी ए। और व्यंजन में कुछ भी नहीं है कंठ तालु से। और कंठोष्ठ से निकलने वाले बड़ा ओ और छोटा ओ दोनों है, ओ ओ। और दंतोष्ठ में केवल अंतस्थ में है वाह, उसमें भी कुछ नहीं, स्वर में भी कुछ नहीं, और व्यंजन में भी कुछ नहीं। ये सारे खाली हैं। देखिए, अब देख सकते हैं हिंदी की सभी ध्वनियों का उनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। कंठ ध्वनियाँ, इस वर्ग की सभी ध्वनियाँ का उच्चारण कंठ से होता है। इस वर्ग की ध्वनियाँ हैं अ, आ। ये तो स्वर हो गई, जैसे कि अभी हम तालिका में देख चुके हैं। और उसके बाद आता है क, व, ग, घ, ण। इन्हें हम अभी देख चुके हैं। तालव्य ध्वनियाँ भी देख चुके हैं हम। देखिए, एक बार फिर से तालिका देख सकते हैं आप। तालव्य ध्वनियाँ, तालव्य यानी तालु, ए, च, छ, ज, झ, या। और ये आप देख सकते हैं तालव्य। ए में स्वर आ रहे हैं, और च, छ, ज, झ, यहाँ स, और यह आता है व्यंजन में। यानी यह कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। और मूर्धन्य ध्वनियाँ, जैसे कि आप अभी देख चुके हैं तालिका में। मूर्धन्य में स्वर में कोई नहीं है, लेकिन व्यंजन में है ट, ठ, ड, ढ, ड़ और स, सभी व्यंजन ध्वनियाँ हैं। दंत में है त, थ, द, ध, न, र, ल, स, छ, सभी व्यंजन ध्वनियाँ। ओष्ठ ध्वनियाँ, जो ध्वनियाँ दोनों होठों के स्पर्श से उत्पन्न होती हैं, उन्हें ओष्ठ कहते हैं। हिंदी में प, फ, ब, भ, म ध्वनियाँ ओष्ठ हैं। ठीक है। अनुनासिक ध्वनियाँ, इन ध्वनियों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों के सहयोग से होता है। इनके उच्चारण के दौरान कुछ वायु नाक से निकलते हुए एक अनुगूंज सी पैदा करती है। हिंदी की व्यंजन ध्वनियों का प्रत्येक वर्ग 5 वर्णों का है, जो एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, या, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इनके प्रत्येक वर्ग की अंतिम ध्वनि अर्थात ड, य, ण, न और म अनुनासिक ध्वनि है।
देवनागरी लिपि में अनुनासिक को चंद्रबिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है, किंतु जब स्वर के ऊपर मात्रा हो तो चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु लगाया जाता है, जैसे कि आ, उ, ए, हो, ओ आदि। अनुस्वार भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है दंतुष्ट ध्वनियाँ। जिन व्यंजनों का उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है उन्हें दंतुष्ट व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे कि फ और व। उसके बाद आता है कंठ तालव्य ध्वनियाँ। इसमें वे दो स्वर ध्वनियाँ आती हैं जिनका उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है, जैसे कि ए और ए। कंठोच्च ध्वनियाँ। इन ध्वनियों का जन्म कंठ और ओष्ठों के सहयोग से होता है, जैसे कि ओ और औ। इसके बाद आता है जिह्वा मूलक ध्वनियाँ। अरबी फारसी हिंदी में अपनाई गई 3 ध्वनियों का उच्चारण जिह्वा के बिल्कुल पीछे के भाग मूल से होता है। ये है क और ख और ग। इसके बाद आता है वत्स्य ध्वनियाँ। इसके अंतर्गत अरबी फारसी की ज और फ की ध्वनि आती है। ठीक है। काकल्य। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकल पड़ती है, उसे काकल्य व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे हिंदी में ह। यह ध्वनि हिंदी में स्वरों की तरह ही बिना किसी अवरोध के उच्चारित होती है। हिंदी में ह महाप्राण अघोष ध्वनि है। अब आता है स्पर्श। स्पर्श ध्वनियाँ। स्पर्श ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिसके उच्चारण में मुख विवर में कहीं ना कहीं हवा को रोका जाता है और हवा बिना किसी घर्षण के मुंह से निकलती है। प, फ, ब, भ, य, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, क, ख, ग, घ आदि के उच्चारण में हवा रुकती है, अतः इन्हें स्पर्श ध्वनियाँ कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें स्टॉप या एक्सप्लोसिव ध्वनियाँ तथा हिंदी में स्फोट ध्वनियाँ भी कहते हैं। स्पर्श संघर्ष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा तालु के स्पर्श के साथ साथ कुछ घर्षण भी करती हुई आए तो ऐसी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्ष ध्वनियाँ होती हैं, जैसे च, छ, ज, झ। संघर्षी क्या है? वह व्यंजन जिसके उच्चारण में वायु मार्ग संकुचित हो जाता है और वायु घर्षण करके निकलती है, जैसे फ, ज, स। ये आदि संघर्षी कहलाते हैं। अब आता है लुंठित। इन व्यंजनों के उच्चारण के जिह्वा नोक में लुंठन या आलोडन क्रिया होती है। हिंदी की र ध्वनि प्रकंपित या लुंठित वर्ग में आती है। इसके बाद आता है पार्श्विक। ये पार्श्विक क्या है? हिंदी की ल ध्वनि पार्श्विक ध्वनि है, किंतु जिह्वा नोक के दोनों तरफ से हवा के बाहर निकलने का रास्ता है। दोनों तरफ पार्श्वों से हवा निकलने के कारण इन ध्वनियों को पार्श्विक ध्वनियाँ कहा जाता है। उसके बाद उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त ध्वनियाँ क्या है? उत्क्षिप्त ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा नोक जिह्वाग्र को मोड़कर मूर्धा की ओर ले जाते हैं और फिर झटके के साथ जीभ को नीचे फेंका
जाता है। हिंदी की ड और ढ आदि ध्वनियां उच्चिप्त हैं। अब देख सकते हैं जीभ को मोड़ा जाता है ऊपर की ओर और फिर झटके से नीचे किया जाता है, जैसे कि ड और ढ। आप खुद बोल करके देख सकते हैं कि जीभ क्या कर रही है। उसके बाद आता है नासिक। देखिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। नासिक। इन व्यंजनों के उच्चारण में कोमल तालु नीचे झुक जाती है। इस कारण श्वास वायु मुख के साथ साथ नासारंध्र से बाहर निकलती है, इसीलिए व्यंजनों में अनुनासिकता आ जाती है। हिंदी में नासिक के व्यंजन इस प्रकार हैं: म, मह, न, नह, ण, ढ, ढ। आइए जाने अल्प प्राण और महाप्राण, घोष और अघोष तालिका। देखिए, अल्प प्राण और अघोष एक ही होते हैं, और महाप्राण और घोष, ठीक है। देखिए, अघोष और अल्प प्राण होते हैं क, च, ट, त, प। अल्प प्राण उन्हें कहा जाता है जो कम से कम समय में बोला जाए, और अघोष भी उन्हें कहा जाता है। महाप्राण होता है जिनमें थोड़ा सा समय लगता हो, जैसे कि ख, और क बोलेंगे तो क, और ख बोलेंगे तो ख। यानी कि अल्प प्राण से अधिक समय, यानी कि दोगुना समय लगता है महाप्राण में। और अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं क और घ और ण। ये होते हैं अल्प प्राण, और इन्हें हम अघोष भी बोलते हैं। और घोष कौन से हैं? ग और य, ज, य, र, द, ल। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ क, ये हो गया अल्प प्राण और अघोष, ख हो गया महाप्राण। यहाँ पर ये अल्प प्राण तो है, लेकिन अघोष नहीं है, यहाँ पर ये घोष है। और यहाँ ये महाप्राण है घ, और ये अंगा, ये है अल्प प्राण लेकिन अघोष है। और आगे कोई वर्ड नहीं है। इसके बाद आता है, और ये कंठ से है, और तालु से है, अघोष और अल्प प्राण च, और छ है महाप्राण, जा है घोष लेकिन अल्प प्राण है, और जा है महाप्राण, यह है अघोष और अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। आइए हम इन्हें पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से कम श्वास वायु बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। हिंदी की प, ब, त, द, च, ज, क, ल, र, व, य आदि ध्वनियां अल्प प्राण हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि प, ब, त, द, च, ज, कल, रव, य आदि ध्वनियां अल्प प्राण है। और महाप्राण के अंतर्गत जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से अधिक श्वास वायु बाहर निकलती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। जैसे कि ख,
घ, फ, भ, थ, ध, छ, झ आदि महाप्राण हैं। आइए अब आता है घोषत्व की दृष्टि से हिंदी की ध्वनियाँ। अघोष क्या है और सघोष क्या है? पहले पढ़ते हैं हम अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से श्वास वायु स्वर तंत्रियों से कंपन करती हुई निकलती है, अघोष कहलाती है। जैसे कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, स, स। यानी कि कंपन कर रही है, यानी कि एक झटका जैसा देती है, कंपन कर रही है, तो वहाँ पर अघोष हो जाता है। किसी भी हम ध्वनि को बोलेंगे वहाँ पर अगर हमारे शरीर में कंपन कर रही तो वहाँ पर अघोष वर्ण होंगे। उसके बाद आता है सघोष। सघोष क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वर तंत्रियों में कंपन करती है हुई निकलती है, उन्हें हम सघोष कहते हैं। जैसे कि ग, घ और ड या ठ, झ, म, ड, ढ, ड, ड़, द, ध, न, म, न, भ, ब, भ, म तथा य, र, लव, ड, ढ ध्वनियाँ सघोष हैं। डेफिनेशन द्वारा देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों में श्वास वायु स्वर तंत्रियों से कंपन करती हुई नहीं निकलती, अघोष कहलाती है। स्वर तंत्रियों से कंपन करती हुई नहीं निकलती, लेकिन फेफड़ों से श्वास वायु स्वर तंत्रियों से कंपन करती हुई नहीं निकलती, अघोष कहलाती है। और यहाँ क्या हो रहा है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु स्वर तंत्रियों में कंपन करती हुई निकलती है, उन्हें हम सघोष कहते हैं। जैसे ग, घ, या, ज, झ, म, ड, ढ, ढ़, द, ध, न, ब, भ, म आदि ध्वनियाँ सघोष हैं। हिंदी की ध्वनियों की कुछ अन्य विशेषताएं। दीर्घता। किसी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला समय को दीर्घता कहा जाता है। किसी भाषा में दीर्घता का कोई सामान्य रूप नहीं होता। दीर्घता का अर्थ है कि किसी ध्वनि का अविभाज्य रूप में लंबा होना। हिंदी व अंग्रेजी में जहाँ ह्रस्व व दीर्घ दो वर्ग मिलते हैं, वहीं संस्कृत में ह्रस्व, दीर्घ व प्लुत 3 मात्राओं की चर्चा की गई है। ठीक है, ये बालघात क्या है? बालघात ध्वनियों के उच्चारण में प्रयुक्त बल की मात्रा को बालघात कहते हैं। बालघात युक्त ध्वनि के उच्चारण के लिए अधिक प्राण शक्ति अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली वायु का उपयोग करना पड़ता है। बालघात की एकाधिक सापेक्षिक मात्राएं मिलती हैं: पूर्ण बालघात और दुर्बल बालघात। लगभग सभी भाषाओं में वाक्य बालघात का प्रयोग होता है। साधारणतः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण बालघात युक्त होते हैं और अव्यय तथा परसर्ग बालघात वहन नहीं करते हैं। अंग्रेजी में शब्द बालघात और वाक्य बालघात दोनों मिलते हैं। हिंदी में बालघात और
बलाघात का महत्व शब्द की दृष्टि से नहीं अपितु वाक्य की दृष्टि से होता है। यह मोहन नहीं राम है। यहाँ विरोध के लिए राम पर बल दिया जाता है। हिंदी में बल परिवर्तन से शब्द का अर्थ तो नहीं बदलता पर उच्चारण की स्वाभाविक प्रभाविकता हो जाती है। अनुत्थान क्या है? देखिए, स्वन यंत्र में उत्पन्न घोष के आरोह अवरोह के क्रम को अनुत्थान कहते हैं। अन्य शब्दों में स्वर तंत्रियों के कंपन से उत्पन्न होने वाले सुर का उतार चढ़ावी उत्थान कहलाता है। साधारणतः मानव की सुर तंत्रियां 42 आवृत्ति प्रति सेकंड की न्यूनतम सीमा से लेकर 2400 की अधिकतम सीमा के मध्य कंपित होती है। कंपन की मात्रा व्यक्ति की आयु व लिंग पर भी निर्भर करती है। सुर तंत्रियां जितनी पतली व लचीली होंगी, कंपन उतना ही अधिक होगा तथा मोटी व लंबी सुर तंत्रियों के कंपन की मात्रा कम होगी। यह कंपन यदि बाकी के स्तर पर घटता बढ़ता है तो उसे अनुतान कहा जाता है, और जब शब्द के स्तर पर घटित होता है तब उसे तान कहते हैं। अनुतान की दृष्टि से संपूर्ण वाक्य को ही एक इकाई के रूप में लिया जाता है, पृथक पृथक ध्वनियों को नहीं। सुर के अनेक स्तर हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भाषाओं में उसके 3 स्तर माने जाते हैं। नंबर 1 उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। उदाहरण के लिए हिंदी में निम्नलिखित वाक्य अलग अलग सुर स्तरों में बोलने पर अलग अलग स्तर अलग अलग अर्थ देता है। पहला है वह आ रहा है, सामान्य कथन। वह आ रहा है। प्रश्न, वह आ रहा है, प्रश्न भी पूछा जाता है ऐसे ही। और वह आ रहा है आश्चर्य, वह आ रहा है, क्या बोलेंगे? वह आ रहा है, इसमें हम आश्चर्य कर रहे हैं। यानी कि शब्द एक ही है लेकिन उसे हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। कैसे? पहला होता है उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। ठीक है, अब देखिए विवृति क्या है। ध्वनि क्रमों के मध्य उपस्थित व्यवधान को विवृति कहा जाता है। वस्तुतः एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर जाने की अर्थात उच्चारण की 2 विधियां हैं। अन्य शब्दों में संक्रमण 2 प्रकार का होता है। जबकि एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि का उच्चारण अव्यवहृत रूप से किया जाता है तो उसे सामान्य संक्रमण कहते हैं। इसी को आबद्ध संक्रमण कहा गया है। जब एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि का उच्चारण क्रमिक न होकर कुछ व्यवधान के साथ किया जाता है तब उसे मुक्त संक्रमण कहते हैं। मुक्त संक्रमण ही विवृत है। हिंदी में विवृत के उदाहरण है तुम्हारे, तुम हारे, तुम प्लस हारे, हाथी, हाथ प्लस ही, ये होते हैं विवृत। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट ही दिया है, और आपका समय अगर हमने वेस्ट किया है तो हमें क्षमा करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो लाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।